Insolvency and bankruptcy code, this is a law which basically facilitates companies and facilitates, even for that matter, larger banks, financial institutions to take appropriate legal steps to ensure कि अगर कोई कंपनी डिस्ट्रेस सिचुएशन में है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, उसको रिवाइव करने का, रीस्ट्रक्चर करने का, और अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसको लिक्विडेट करने का, क्लोज करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल framework है ये. In simple words, it's a law. Okay. In next, you can look at it. It's a law which is more so brought in with the intent of clearing up a lot of जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के इश्यूज थे, पुराने बैंकिंग फाइनेंशियल मेस थे, वो इसका ऑब्जेक्टिव है. इसके मेन बेनिफिशियरीज बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका करोड़ों करोड़ रुपया डूबा हुआ था या अटका हुआ था, जिसके चलते हम लोग भी सफ़र करते हैं एज अ लेमैन. इंटरेस्ट रेट्स गो अप, सो वी हैव टू बेयर द प्राइस फॉर इट. और ये फोर्थ इसका एस्पेक्ट ये है कि जो इंडस्ट्री है पर से, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी कुछ जगह चीज़ों की मिसयूज़ हो रही थी, कुछ जगह जेन्युइन बिजनेसमैन वर नॉट गेटिंग अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी और अ क्लियर अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव एंड कम बैक. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिस वाज वन कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो इन सब चीज़ों को आई वुड से फैसिलिटेट करता है, एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके एक टाइम बाउंड मैनर में चलाने की कोशिश करता है. Okay. When we talk about non-performing assets, these are वो लोन टेकर्स जिन्होंने लोन वापस नहीं किया बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक के पास क्या क्या एवेन्यूज होते हैं अपने पैसे वसूल करने के? बैंक्स के पास 3-4 एवेन्यूज होते थे. एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल होता था डेट रिकवर करने के लिए. सरफेसी करके कानून था उसके कनेक्टेड कि कैसे आप सिक्योर्ड एसेट्स अगर आपके पास हैं तो आप उसको ऑक्शन करें. किसी ने आपसे लोन लिया, सिक्योरिटी दी, आप उसको ऑक्शन करें, पैसा रिकवर करें. दूसरा एक ऑप्शन होता ऑब्वियसली सिविल सूट्स, रिकवरी सूट्स, दैट वाज वन अनदर ऑप्शन. तीसरा एक था कि कंपनियों को वाइंडिंग अप, कंपनीज एक्ट में प्रोविजन था कि अगर किसी कंपनी का डेट 1 लाख रुपए के ऊपर का है जो वो सर्विस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ 1 लाख रुपए उस समय, क्योंकि पुराना कानून था. इसके अलावा ऑफकोर्स देवर दीज वर द लीगल रूट्स, लीगल जो तरीके हैं. उसके अलावा बैंक का जो अपना तरीका होता है कि कुछ बैंक कोर लीगल रिकवरी में नहीं जाके लोन्स को रीस्ट्रक्चर करते थे. कई बैंक्स जो था वो प्रमोटर्स के साथ बैठ के वन टाइम सेटलमेंट्स वर्कआउट करते थे कि ठीक है भैया, हमने आपको 50 crores दिया विद लोन, ऑल पेनल्टीज विद इंटरेस्ट एंड ऑल दैट इज कम डाउन टू 75 crores. द प्रमोटर इज विलिंग टू नाउ कम ऑन द टेबल एंड से ठीक है 75 की जगह मैं आपको 60 दूंगा या 55 दूंगा, ये उसमें 6 महीने में दूंगा. लोन बैंक्स वुड से चलो ठीक है, आई विल टेक दिस, केस टू केस बेसिस. ये आती है हमारे पास भी कई बार ऐसे लोग आते हैं कि सर हैरेसमेंट हो रहा है, सर बहुत प्रेशर हो रहा है, कुछ बैंक्स हैं, कुछ बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशन है जो हु सेंड पीपल, जो अब कई बार थोड़े से क्रूडली कर देते हैं, कई बार थोड़े से प्रेशर बिल्डिंग करते हैं, तो वो भी होता है उसके अगेंस्ट. लेकिन अब काफ़ी कोर्ट्स ने ऐसे ऑर्डर्स पास किए हैं, हाई कोर्ट्स वगैरह ने, कि अगर आप ऐसा कोई भी इलीगल मैकेनिज्म अप्रोच ये करते हो तो जो बोरोवर है वो उल्टा जाके कोर्ट में कैन फाइल अ पुलिस कंप्लेंट फॉलोड बाय अ कोर्ट केस और व्हाटएवर इट इज एंड गो बिहाइंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बट अब पीपल हैव टू बी अवेयर कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरीके से हैरेस कर रहा है या कोई उसका सपोज्ड एजेंट जिसको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है कि आप करो, वो कर रहा है, प्लीज़ फाइंड अ वे टू आप रिकॉर्ड कर लीजिए. टैब नाउडेज इज ऑल पॉसिबल, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी की दुनिया है. आप रिकॉर्ड कीजिए, आप कॉल ये कीजिए, यू क्रिएट इनफ एविडेंस, गो टू द कॉप्स डोंट दिस थिंग, यू फाइल अ केस इन द कोर्ट एंड उसकी सुनवाई होती है. और आज के दिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो हैं वो बहुत इमेज कॉन्शियस है. सो वाइल वो होता है लेकिन उसके रेमेडीज भी हैं. एनपीए हमारा 2008-9 में, यू विल बी सरप्राइज, 3% 2.5% वाले रोल पे था बिकॉज वी वर डूइंग वेरी वेल. लेकिन 2000 ये जो 4-5 के बाद से जो लोन्स दिए गए, जो 2009-10 के बाद, अराउंड दैट टाइम दे स्टार्टेड शोइंग सम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस. क्योंकि पैसा लेने के बाद उस पैसे को, रियलिटी इज लॉट ऑफ दीज कंपनीज डिड नॉट यूटिलाइज द मनी फॉर द पर्पस इट वाज टेकन फॉर. या तो वो पैसा किसी और प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम चल रही है वहाँ से मूव आउट कर दिया गया. मैं उसको चलिए साइफनिंग नहीं बोलूँगा, बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ प्रमोटर को. लिया आपने एक कंपनी के लिए, लेकिन उसी की सिस्टर कंपनी को अब वहाँ ज़रूरत पड़ी, चलिए आपने डाला, राइट रॉन्ग वो कानून देखेगा. कई जगह कॉन्शियसली द प्रमोटर्स पार्क्ड सम मनीज इन फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन. यहाँ आपका होता है ऑल योर BVI, केमन आइलैंड्स, मॉरिशस, ये सारा जितना भी ऑफशोर पार्किंग ऑफ फंड्स जिसे हम बोलते हैं, भारत का काला धन बाहर है,
तो a lot of offshore parking of funds happened. Loans were already showing distress. बैंक्स को ये करना चाहिए था कि उस टाइम से ही कड़े मेजर्स लेने चाहिए थे, बट बैंक्स का भी ये कंसर्न था कि अपने लोन्स दे दिए हैं, अगर हम अपने दिखाएंगे कि दीज लोन्स हैव गॉन बैड तो हमारी इमेज खराब होगी, इकोनॉमी शेक. बैंक स्टार्टेड डूइंग समथिंग कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स. मतलब उन्होंने एक कुछ प्रमोटर्स के साथ मिलके एक हिसाब किताब, एक जुगाड़ लगाया कि चलो 31 मार्च को हमें ये दिखाना है ना कि ये लोन क्लीन एंड ग्रीन है, चलिए अच्छा चल रहा है, तो हम एक छोटा सा अमाउंट सैंक्शन कर देंगे कंपनी को टू सर्विस आर इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, और वापस अपने ही अकाउंट में ले लेंगे. या फिर कुछ केसेस में कंपनीज को बहुत प्रेशराइज करके बोला ठीक है आप सिर्फ एक पार्ट इंटरेस्ट या एक इतना से जो लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट है उसको आप दे दीजिए, हम आपको नहीं दिखाएंगे. जो भी बैंकिंग नॉर्म्स के अंडर में मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ दे केप्ट शोइंग दिस एज गुड लोन्स which had become already non-performing assets or defaulting loans where monies were not coming in, service नहीं हो रहे थे, the interest was not getting serviced for these loans. ये सिलसिला चला इंडिया में 2009-10 से लेके 2014-15 तक, where evergreening was happening very very clearly, which is where a lot of these loans started getting ballooned up eventually. क्योंकि अल्टीमेटली देखिए लोन आपका हो चुका है खराब 2009-2010 में, अंडरलाइंग क्या है, या तो एसेट है ही नहीं. लाइक इफ़ यू टेक some of these companies, for example if you take नीरव मोदी's example, वो जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स थे 10-12 हज़ार करोड़ के या जो भी, तो उसकी अंडरलाइंग एसेट तो कुछ है ही नहीं. आपने तो पेपर पे यू क्रिएटेड मनी आउट ऑफ पेपर, यू क्रिएटेड रॉन्ग फैब्रिकेटेड पेपर ऑफ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स, एंड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स देयर वर लोन्स गिवन एंड गिवन एंड गिवन. ये लॉ आने के बाद सबसे पहले तो प्रमोटर माइंडसेट में बहुत मेजर शिफ्ट आया है. अब लोगों को मालूम है कि कंपनियां हमारे हाथ से जा रही हैं. मैं बहुत ज़्यादा कंपनीज का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन पब्लिकली जो कंपनी मेरे बुक में मेंशन्ड है, अगर भूषण स्टील और एसआर स्टील जैसी कंपनियाँ जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स रहे हैं देश के एक टाइम पे ना, देयर पीपल हु रन ह्यूज कंपनीज, इफ दे हैव गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ न्यू पीपल, भूषण वाज एक्वायर्ड बाय टाटा, एसआर वाज एक्वायर्ड बाय द आर्सेलरमित्तल एंड निपॉन के ग्रुप का जो एक जॉइंट वेंचर ने लिया था उसको, एंड मेनी अदर कंपनीज, रुचि सोया को पतंजलि ने लिया. So that way, अगर इतनी सारी companies have started going out of the hands of the promoters have started realizing that now I can't take this, banking business very lightly. अगर बैंक से लोन लिया है, अगर नहीं चुकाऊंगा तो पहले 20 साल टान सकते थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल टान सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं. कंपनी विल गो आउट ऑफ माई हैंड्स. उसके बाद बैंक विल गो बिहाइंड मी एज अ पर्सनल गारंटर एंड अदर फैमिली मेम्बर जिसकी पर्सनल गारंटीज हमने दी है. लेकिन जिस दिन कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज सस्पेंडेड एंड द कंपनी का कंट्रोल, ये एक बहुत बड़ा मेजर पैराडाइम शिफ्ट है कि कंपनीज कंट्रोल इज फ्रॉम डेटर इन कंट्रोल का जो रेजिम था उससे मूव करके हम क्रेडिटर इन कंट्रोल रेजिम में आ गए हैं. तो उसी दिन कंपनी का बोर्ड होता है सस्पेंड, और कंपनी की पूरी जो सारी डिसीजन मेकिंग गोज टू द लेंडर्स हु फॉर्म समथिंग कॉल्ड द COC, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. कोई भी जाके, एक वेबसाइट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, इट्स लाइक अ रेगुलेटर, सेबी जैसे रेगुलेटर है. उनके न्यूज़लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल डेटा अवेलेबल है, आप जाइए स्टडी कीजिए, 2-3 न्यूज़लेटर्स निकालिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कितना ट्रांसपेरेंटली सारा डेटा अवेलेबल है, जो किसी और कानून में इंडिया की हिस्ट्री में नहीं रहा है. उस डेटा के हिसाब से 31 मार्च को 7,325 कंपनीज अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, have gone into insolvency के प्रोसेस में एडमिट की गई हैं. उसमें से 891 कंपनीज के रेजोल्यूशन प्लान्स निकल के अप्रूव हो गए हैं. अराउंड 2,249 कंपनीज, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, हैव बीन पुट इनटू लिक्विडेशन कि इसका रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसको लिक्विडेट करो. लिक्विडेशन भी नेगेटिव चीज़ नहीं है. लिक्विडेशन में भी कई बार पूरी कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न बेसिस, लॉक स्टॉक एंड बैरल कोई थर्ड पार्टी ले सकती है. या उसके एसेट्स को आप एसेट वाइज बेच सकते हैं, बिजनेस वाइज बेच सकते हैं. लिक्विडेशन में भी रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम ला सकते हैं जहां आप कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं. तो उसमें भी ऐसा नहीं कि लिक्विडेशन इज़ अ वेरी नेगेटिव कॉन्सेप्ट. ठीक है. और वैसे भी अगर एक कंपनी बीमारू है, करोड़ों रुपए देने हैं उसको, किसके कॉस्ट पे आप उस कंपनी को अलाइव रख रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ द बैंकर्स एंड द वेंडर्स. So it's time you have to take some tough decisions if you want to clean up the mess. मान लीजिए एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने 200 करोड़ का लोन लिया. उसके कंडीशंस ऑब्वियसली अलग होंगे, तो सब चीज के अलग है. उसने 200 करोड़ का लोन लिया, उसने अपना पैसा कहीं और यूज कर दिया और कुल मिला के डिफॉल्ट आ गया. अब बैंक के EMIs नहीं दे पा रहा है वो. अब क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है? A petition is filed
कंपनी को मौका दिया जाता है अपना पक्ष रखने का, ठीक है। काउंटर फाइल होता है, दोनों पार्टीज अपनी जो भी हम जिसे बोलते हैं प्लीडिंग्स फाइल करती हैं। ठीक है। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है, देश में 13 या 14 बेंचेस हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ होती है कंपनी की, वहीं केस फाइल किया जाता है उसी बेंच में। ठीक है। सुनवाई होती है। आइडियली अगर लेंडर ने फाइल किया तो 14 डेज में क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज ऑल्सो इट हैज़ टू बी रिजॉल्व फास्टर, वन डिसीजन हैज़ टू बी टेकन फास्टर। अगर कंपनी एडमिट हुई इंसॉल्वेंसी में, उस दिन से जिसको आपने प्रपोज किया था एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, कॉल द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP, वो इस कंपनी का एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी आप बोल लीजिए केयर टेकर बन जाता है। उसका काम अब ये है कि 30 दिन के अंदर कंपनी के बुक्स को एक्सेस करे, उसके बाद कंपनी का एक पेपर पब्लिकेशन करे कि हाँ कंपनी इंसॉल्वेंसी में हो गई है। जिन जिन के क्लेम्स बनते हैं इस कंपनी के अगेंस्ट, प्लीज़ आप अपने क्लेम्स हमें भेजिए, हम वेरीफाई करके उसकी एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएंगे, लेंडर्स की, और बाकियों के क्लेम्स को जो भी है स्क्रूटनाइज करके या तो उसको वेरीफाई करेंगे और उसको या तो एडमिट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वो अपना प्रोसेस। जनरली जो बड़ी बैंक्स होते हैं उनको पता चल ही जाता है कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन फाइल हुआ है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे फाइल देयर क्लेम्स एंड अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज फॉर्म्ड। इनकी पहली मीटिंग हो जानी चाहिए विदिन 30 डेज, और 30 डेज के अंदर विदिन सम एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। या तो यही इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कंटिन्यूज एज द RP ऑफ द कंपनी, प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो पूरे प्रोसेस को अब आगे जाके रन करेगा। या फिर कई बार होता है बैंक्स के प्रेफर्ड कुछ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि इनको लाया जाए, somebody else is brought in, वो अपना प्रपोज करके लेके आते हैं। That person has to get the right requisite mandate of the support of the committee of creditors. ठीक है। Person takes over. Board gets suspended. ठीक है। सबसे पहले स्टेज पे प्रमोटर एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आके उसकी कुर्सी पे बैठ चुका है, तो वो एक्सेस ऑफ बुक्स नहीं देता, फाइनेंशियल्स नहीं देते, अकाउंट्स का ये नहीं देते, तो वो एक हमेशा डिस्प्यूट चलता है। हमने देखा एक्सपीरियंस है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्रमोटर्स के साथ एक आई वुड से रीजनेबल तरीके से काम करते हैं, ओवर रीजनेबल होने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर स्ट्रिक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, बट या फर्मली आप अपना काम करें तो यू कैन गेट द डेटा। क्योंकि जब आपका डेटा नहीं होगा, आप मैच कैसे करेंगे, आप कैसे COC फॉर्म करेंगे। सही बात है। फिर आपकी लेंडर्स की कमेटी फॉर्म होती है, उसके बाद डे टू डे डिसीजंस होते हैं। कुछ डिसीजंस के लिए 51% अफर्मेटिव वोट चाहिए, मतलब टोटल जिनका 200 करोड़ में से अगर ऐसे लोगों ने अपने क्लेम्स फाइल किए जिसका 170-160 करोड़ तक ही आता है, now that 160 करोड़ के क्लेम्स बिकम्स द बेस अमाउंट। उसमें से 51% ऑफ दोज पीपल क्रेडिटर्स वो अपना इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके क्लेम्स फाइल करते हैं, तो जनरली क्लेम बहुत बढ़ के आता है। सो इफ आइदर 51% और फॉर की डिसीजन 66%। पहले 75% हुआ करता था, लेकिन बहुत सारे केसेस में फिर स्टेलमेट्स होने लगे 66%। अब RP का काम ये है टू बेसिकली फॉर्म समथिंग कॉल एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाए, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब कंपनी के पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाए, छोटी बैलेंस शीट बना दे, एक एज ऑन दैट डेट क्या सिचुएशन है वो बनाए, बेस्ड ऑन व्हाटएवर डेटा दैट ही और शी कैन एक्सेस। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाले आउट इन द मार्केट थ्रू द न्यूज़पेपर्स कि ये कंपनी की इंसॉल्वेंसी ऑन है, दोज हु आर इंटरेस्टेड एज द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स सच एज अबीर लिमिटेड कैन पॉसिबली कम एंड अक्वायर दिस कंपनी। ठीक है। आप पहले अपना इन प्रिंसिपल ये डालेंगे कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड थ्रू एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपकी स्क्रूटनी होगी, पेपर वर्क जो होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व। आप खुद एक डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, आप खुद डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, आपके खुद के NPS चल रहे हैं और आपने बिड कर दिया कंपनी के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऑल दोज इशूज आर देयर। वो अगर क्लियर करके जो देयर समथिंग कॉल जो EOI वालों को उनको फिर इन्वाइट किया जाता है कि आप अपने रेजोल्यूशन प्लान्स ये करें, तो उनको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज अ टेक्निकल वर्ड ऑफ बेसिकली द एक्वायरर, पोटेंशियल एक्वायरर। ठीक है। कौन इस कंपनी को एक्वायर करेगा। भूषण के केस में आप उसको टाटा को ले सकते हैं, जो अल्टीमेट विनर बन चुका था। ठीक है। एक्वायरर। रेजोल्यूशन प्लान्स आते हैं, उसके पहले कोई डॉक्यूमेंट उनके साथ शेयर किया जाता है जिसका नाम है रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। इट इज़ लाइक अ वेरी डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन होती है एक्वायरर के साथ कि हम आपके साथ कंपनी की इतनी डेटा शेयर कर रहे हैं, बाहर शेयर न करें। ओके। और इन सारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग्स में जो सस्पेंडेड बोर्ड है, दे आर अलाउड टू सिट, दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। ओके। तो ताकि उनको मालूम रहे कि कंपनी में क्या हो रहा है। अगर बोर्ड में अगर ये सस्पेंडेड बोर्ड का जो डायरेक्टर है या सस्पेंडेड मैनेजमेंट है, ये MSME कंपनी का है और ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है अंडर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द सेक्शन, ऐसा भी हो सकता है, नहीं होता, इवन दे कैन बिड फॉर द कंपनी।
ओके वो दे ऑल्सो कैन बिड। एमएसएमई हो तो, क्योंकि एमएसएमई को हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, गवर्नमेंट को भी लगता है कि नहीं एमएसएमई को वी डोंट वांट टू किल दैट, क्योंकि बैकबोन है इकोनॉमी का। Agreed. कानून के हिसाब से एक सर्टन वाटरफॉल मैकेनिज्म है जहाँ सबसे पहले पैसा मिलना चाहिए, जो प्रोसेस पूरा रन हो रहा है उसके कॉस्ट कवर होने चाहिए। अच्छा क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, सही और बात है, उसका पैसा कौन देगा? उसका कौन देगा? वो जो प्रोफेशनल्स को एंगेज करता है, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन ऑडिटर हो, फॉरेंसिक ऑडिटर हो, उसका क्या होगा? वो सारे कॉस्ट कवर होने चाहिए। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्कमैन ड्यूज, जो वर्कमैन जो कंपनी में काम कर रहे थे उनके पिछले 24 मंथ्स का पैसा। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय ड्यूज। फिर आपके अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जो आपके लेंडर्स हैं जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है लेकिन पैसा दिया हुआ है, फ्रेंड्स एंड फैमिली टाइप के हो गए, छोटे मोटे आपके लेंडर्स हो जाते हैं, कई बार एनबीएफसीज हो जाती है, नॉन सिक्योर्ड फॉर सम, कई बार बैंक्स भी नॉन सिक्योर्ड होते हैं, कुछ क्राउन डेट करके होता है विच इज़ बेसिकली इन अ वे यू कैन कॉल इट द गवर्नमेंट ड्यूज। एंड देन देयर आर सम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, कुछ ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रेलिंक्विश कर देते हैं, उन बोलते हैं हमको सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हम एट द टॉप वी वांट टू बी इन द फर्स्ट कैटेगरी एंड गेट द मनी। कुछ ऐसे होते बोलते हैं कि नहीं हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट अपना रखेंगे और उसके बाद कुछ अगर हमारा जो सिक्योरिटी है हम उसको नहीं देंगे कॉमन पूल में, ठीक है, उसके बाद अगर हमें कुछ मिलता है तो हम ये करेंगे। लेकिन जनरली रेजोल्यूशन प्लान्स में आपकी अगर सिक्योरिटी होती है तो अंडरस्टूड कि इट इज़ टेकन एज अ लॉक स्टॉक एंड बैरल। नहीं तो हर सिक्योर क्रेडिटर बोलेगा नहीं मैं तो अपनी सिक्योरिटी लेके बैठूंगा, फिर रेजोल्यूशन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आज के दिन ये डेटा ये दिखा रहा है, जो मैंने आपको डेटा बोला कि उसमें करीबन मैं आपको वही कंपनी उस टाइम बता रहा था कि 890 कंपनी में 3.25 लाख करोड़ के रेजोल्यूशन प्लान्स वैल्यू के अप्रूव हो गए हैं। रिकवरी परसेंटेज इज अप्रॉक्सीमेटली 30-33% ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल क्लेम्स दैट हैव बीन मेड। तो अगर 200 करोड़ का क्लेम हुआ है तो आप अगर बेंचमार्क इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से चलेंगे 60 से 70 करोड़। कुछ केसेस ऐसे भी हैं, वन ऑफ केसेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिनानी सीमेंट वाज वन ऑफ देम, जिसमें कोई हेयरकट नहीं, हेयरकट मतलब कोई ये नहीं था कि 200 करोड़ की कंपनी को 160 या 70 या 100 करोड़ 200 में ही लिया 200 का पूरा 200 में लिया गया। वो रेयर वन ऑफ केस होता है कि पूरी कंपनी की। हाँ मतलब ऐसा कोई क्यों करेगा? अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे 200 करोड़ का 100 में मिल रहा है तो मैं 200 करोड़ क्यों देके आऊंगा? नहीं, लेकिन कई बार ये भी होता है ना, कंपनी में एसेट है, वैल्यू है, सब कुछ है। अच्छा, ग्रोइंग एसेट हो, लैंड हो सकता है कि जो भी हो सकता है कि थिंग्स आर देयर व्हिच इज गुड, सो दैट्स अ वन ऑफ केस। ठीक है, तो आपको जब ये 60-70 करोड़ मिलते हैं तो जो आपका जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है कानून के हिसाब से आपको उसको फॉलो करना चाहिए। तो वो पैसा नीचे आते आते तो कुछ बचता ही नहीं है। तो इसीलिए इन लोगों को बहुत इम्पैक्ट होता है। तो हमने बहुत सारे प्लान्स में देखा है कि ऑपरेशन क्रेडिटर्स जो होते हैं, वेंडर्स जो होते हैं, सप्लायर्स, उनको 3%, 5%, 8%, 5 से 10% मिलता है, विच इज़ वेरी सैडनिंग। जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। हम देखते हैं कि आए दिन न्यूज़ पे, पब्लिक डिबेट्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोर्ट्स में इतने सारे केसेस हैं कि उसका फंक्शनिंग बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। दैट इज़ द सोल रीज़न आई बिलीव कि टाइमलाइंस कई बार फॉलो नहीं होती है। हाउ डू वी सॉल्व दैट? एनसीएलटी में इशू ये है, जब स्टार्ट हुआ था मैटर्स, और मुझे स्पेसिफिकली याद है क्योंकि जब हम मैटर्स 2017 में कर रहे थे, हमारे मैटर्स एक्चुअली 14 दिन के अंदर डिसीजन हो रहा था, एडमिशन या डिसमिसल, क्योंकि मैटर्स ही कम थे ना, 5 मैटर 7 मैटर होते थे पूरे, मतलब रोज के 2 मैटर 3 मैटर तो हमें मिल रहे थे, हो जा रहे हैं। सही है। धीरे धीरे क्या होते गए, इतने इश्यूज आते गए, बहुत सारे इश्यूज डेवलप। मैं आपको इश्यूज के आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन ऑफ प्रमोटर, सेकंड सिचुएशन, आपने क्लेम फाइल किया है 50 लाख का, आरपी ने एडमिट किया है उसका क्लेम, आपका क्लेम सिर्फ 25 लाख के लिए, किस बेसिस पर? बुक्स में उतना ही दिखा रहा है। आप बोलोगे सर हमारे पास इन्वॉइस है, हमने सेल्स किया है, हमने माल डिलीवर किया है, सब कुछ किया है, वो एक डिस्प्यूट हो गया। कई बार थर्ड पार्टीज़ का कुछ ना कुछ और कुछ ऐसा इशू आता है कि कई अटैचमेंट हो गया, बैंक गारंटी किसी ने इन्वोक कर ली, किसी बैंकर ने ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम, जब इंसॉल्वेंसी का पीरियड जहाँ सब बोलते हैं कि आप रिकवरी ना करें, वहाँ किसी छोटे से अमाउंट को कोई एफडी मैच्योर हुई, उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिया, फिर आरपी जाएगा एनसीएलटी के पास कि भैया वो क्रेडिट वापस दो। उसके बाद मतलब देर आर प्लेथोरा ऑफ इश्यूज। एक होता है फॉरेंसिक ऑडिट होती है, ट्रांजैक्शन ऑडिट होती है, जहाँ पता चलता है कि पैसे को मिसयूज़ किया गया है, घुमाया गया, साइफरिंग ऑफ मनी जिसको बोलते हैं, उसके बहुत सारे पिटिशंस लगते हैं। चलो वो जो स्पेसिफिकली ये जो लास्ट कैटेगरी बोल रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशंस या पिटिशंस है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी हर्ड बिफोर अ प्लान इज डिसाइडेड। लेकिन इतने जब तक रेजोल्यूशन प्लान स्टेज तक आता है, जब आप एक फाइनल, जब अबीर लिमिटेड इज रेडी टू टेक ओवर एबीसी लिमिटेड फॉर 70 करोड़ विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द सीओसी, विद लेट्स से 100% ब्लेसिंग, 100% सपोर्ट मिल गया आपको, आपके बाद जो नेक्स्ट बिडर है वो सीधा 10 करोड़ नीचे है, तो यू आर द बेस्ट, आप जीत गए। ठीक है। और आपका पेमेंट भी लेट्स से आप 90 to 120 डेज में खत्म कर रहे हैं, 6 मंथ्स में खत्म करें, विच इज़ टू बी सीन एज अ गुड
पेमेंट स्केड्यूल, आपने अपना परफॉर्मेंस बैंक गारंटी वगैरह भी दे दिया, everyone is happy. Until these other applications are not disposed of, your plan cannot be decided. क्योंकि एक बार आपका प्लान अप्रूव हो गया तो ये सारे एप्लीकेशन इरेलीवेंट हो जाएंगे. हम लीगल टर्म में बोलते हैं बिकम्स इनफ्रक्चुअस, इसका कोई रेलेवेंस नहीं. उसके बाद आप उसके बाद जो किसी थर्ड पार्टी है जिसका 50 लाख का क्लेम के अगेंस्ट 25 लाख की एडमिट और ऐसे 200 एप्लीकेशन होते हैं, उन सारे एप्लीकेशंस की वैल्यू क्या रहेगी? क्योंकि प्लान तो अप्रूव हो गया है, अब जो अप्रूव होना था एनसीएलटी से वो प्लान सैंक्शन हो चुका है. ठीक है, वो प्लान कैन बी चैलेंज इन दी एनसीएलटी एंड दिस एंड दैट, कि एक बार एक प्लान सैंक्शन हो गया, अनलेस देयर इज समथिंग लीगली रॉन्ग विद द प्लान, the appellate tribunal doesn't want to interfere. That is the reason of the delay. जुडिशरी पे जो इतना ज़्यादा प्रेशर है बैकलॉग्स का, जनरल जुडिशरी की, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है इन जनरल? देखिए, जुडिशरी पर जो बार बार बोला जाता है ना 5 करोड़ केस पेंडिंग है इस देश में, ऑल दैट, तो सबसे ज़्यादा कोर्ट केसेस तो पेंडिंग है लोअर जुडिशरी में, करीबन 3.5 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़ या उससे भी ज़्यादा है शायद. फिर आता है आपके हाई कोर्ट में विच इज़ अबाउट 1 करोड़ प्लस, एंड देन द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ फ्यू लाख, सम एक्स नंबर ऑफ लैक्स ऑफ केसेस. जुडिशरी की लिमिटेशन अगेन ये है, और ये हार्श ट्रूथ है, ओवरऑल जुडिशियल बोथ जजेस एज वेल एज द जुडिशियल स्टाफ आराम से 30 से 40% जो रिक्वायरमेंट है उससे कम है. ये गैप है 30 से 40%, एंड दिस इज बेस्ड ऑन नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिपोर्ट निकली थी, बाकायदा ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की खुद की निकाली हुई एक डॉक्यूमेंट है, जहाँ ये मेंशन्ड है कि द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लैक्स बाय अबाउट 25 to 30% ऑन एम्प्लॉय सपोर्ट. तो अगर जज बहुत एफिशिएंट होगा भी, अगर ऑर्डर डिक्टेट करने के लिए लोग नहीं है उसके पास, सपोर्ट स्टाफ नहीं है, तो वो क्या करेगा? वर्चुअल हियरिंग्स हैव स्टार्टेड इन अ लॉट ऑफ कोर्ट, ऑल द हाई कोर्ट्स, बहुत अच्छी चीज़ है. सारे यूट्यूब में आपका हाई कोर्ट्स में, मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स अलाउ वर्चुअल, एनीबडी कैन लॉग इन एंड सी. ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा है. Accountability is more there from both from the council's perspective, from the judiciary's perspective, from everybody's perspective. True. Accountability है. The present chief justice is time and again saying कि नहीं, virtual hearings होनी चाहिए, hybrid hearings होनी चाहिए. Person should have the option of being able to attend from wherever the person is. Of course, आपको कोर्ट की एक मर्यादा रखनी होगी. आप ऐसा नहीं कि आप कहीं गाड़ी से अपीयर कर रहे हैं या कहीं और, वो सब नहीं. You have to appear from a place where you are able to respond to the court. अगर हमें 2047 में विकसित भारत की बात करनी है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि योर जुडिशरी कांट बी सिटिंग विद बैकलॉग. आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जो एक मौर्यन एम्पायर था, कौटिल्य एंड चाणक्य जी का जो पूरा फिलॉसफी था, जहाँ वो गवर्नेंस की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जुडिशरी. उस पूरे चीज़ में जो धार्मिक एंगल की बात की गई है, धर्मा इज़ नॉट इक्वल टू रिलीजन, धर्मा इज इक्वल टू राइचियसनेस एंड एथिक्स. और इन दैट राइचियसनेस एंड एथिक्स आप बाकी इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस को डेफिनेटली आगे बढ़ाइए. लेकिन अगर आपका लॉ एंड जस्टिस सिस्टम इज वीक और इज नॉट डूइंग द पनिशमेंट बन जाए तो प्रॉब्लम है ना, तो इट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम. सो दैट वी हैव टू, वो हमें करना पड़ेगा. दैट नाउ वी हैव टू डू एज एन यस्टरडे बेसिस. लेट्स टॉक अबाउट नीरव मोदी, विजय माल्या. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू ऑल दीज कंपनीज? अगर इतना बड़ा एक फ्रॉड बोलना चाहिए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलना चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है, हाउ डज द गवर्नमेंट टेक दैट मनी फ्रॉम देम, एंड इफ दे एक्चुअली फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री, then what happens? फरवरी 2023 में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर स्टेट, जहां ये बताया गया था कि नीरव मोदी, विजय माल्या और आई थिंक मेहुल चोकसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 3 लोगों के जो भी इन लोगों ने स्कैम किया, व्हाटएवर हैपेंड, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स, बट आई थिंक 21,000 करोड़ का कुछ था टोटल अमाउंट इन क्वेश्चन, जिसमें से 16-17 हज़ार करोड़ के आइदर एसेट्स, और इट वाज प्राइमरली द एसेट्स, दे वर फ्रोजन बाय द ईडी एंड अंडर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको फ्रीज किया, फिर धीरे धीरे रिकवर किया, रिलीज़ किया. वो जो ईडी ने जो एसेट्स फ्रीज किए थे उनको रिलीज़ करके बैंक्स को दिया गया. बैंक्स ऑफ ऑक्शनड इट एंड हैव टेकन सम मनी आउट ऑफ इट टू सम एक्सटेंट. दैट वाज अबाउट 16-17,000 crores. नाउ आई डोंट नो दैट फर्स्ट हैंड, आई एम टॉकिंग बेस्ड ऑन अ स्टेटमेंट. लेकिन मैं आपको फ्रॉम एन IBC पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ. किंगफिशर, for some reason it has not, from whatever I've seen, Kingfisher Airlines has no IBC process that has been run. Possibly a lot of the monies were काफ़ी पैसा actually recover हो गया था because of the assets that Mr. Malia was holding in the country. Coming to Nirav Modi, so as such, if you expect कि 12,000 करोड़ का पूरा 12,000 करोड़ या 10,000, 8,000 करोड़ recover हो जाए, that is being unrealistic.
वो सिस्टम का एक फ्लॉ, एक लूप होल को किसी ने मिसयूज़ किया फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, सो यू कांट नो मच अबाउट इट. वेरी सिमिलर टू, अगर आपने स्कैम देखा होगा, स्कैम करके जो सीरीज आई थी हर्षद मेहता पे, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कुछ किया था. कुछ ऑल देयर ग्रुप कंपनीज, मोस्ट ऑफ देयर की कंपनीज, फायरस्टार इंटरनेशनल, फायरस्टार डायमंड, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑल ऑफ देम हैव गॉन इनटू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस वन आफ्टर द अदर. काफ़ी चैलेंजेस आए हैं एडमिट कराने में. दो ढाई साल तक एडमिशन में इश्यूज. आफ्टर द कंपनी हैज़ गॉन इनटू इंसॉल्वेंसी रिस्पेक्टिवली, काफ़ी ऐसी इन्वेंट्री और एसेट्स हैं. व्हेन आई से इन्वेंट्री ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑक्शन हो रही हैं, टाइम टू टाइम ऑक्शन होती हैं. वैल्यूबल्स, प्रेशियस स्टोन्स, काफ़ी ऑक्शन होके रिकवरीज आ रही हैं. इट मे बी अ फ्यू 100 crores, इट मे नॉट बी एज ऑफ नाउ thousands of crores, बट थोड़ा थोड़ा करके वॉट एवर इज, जैसे कि क्या हो रहा है, द होल अमाउंट भी रिकवरी हो रहा है. ईडी इज रिलीजिंग द इन्वेंट्री इन लॉट्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. जैसे जैसे वो इन्वेंट्री रिलीज हो रही है, द लिक्विडेटर हु इज डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क इज डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट. तो उनकी कोशिश यही रहती है कि अब हर कंपनी का जितना भी हो सके मैक्सिमम रिकवरी करके वो बैंक्स को अपना अपना रिस्पेक्टिव पैसा दिया जाए. इट हार्ड फैक्ट रिमेन्स कि येस दे हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड दे हैव फ्लेड द कंट्री. अब उनको देखिए वापस ला रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट लीगल सब्जेक्ट. रिपैट्रिएशन के लॉज उनके अपने अलग होते हैं. I would believe they should be brought back. More than anything else, why such these 2-3 names and maybe a couple of other people, whoever has fled from India, India का पैसा, Indian banks का पैसा जहाँ officially जिनका देना liable है, they should be at some point, whenever it is, they either should be brought back or certain such action should be taken. Already action is being taken. जहाँ future में किसी भी business person को दूर दूर तक सपने में भी ये ख्याल ना आए कि मैं इंडिया में ये करके निकल सकता हूँ. मुझको बोलता है ना, यू शुड बी स्केर्ड. दिस इज अकॉर्डिंग टू मी इकोनॉमिक टेररिज्म ऑन अस, ऑन द नॉर्मल टैक्स पेयर. लेकिन इवन द कंपनीज, द कॉर्पोरेट्स, आज दे शुड थिंक 10 times बिफोर दे टेक अ लोन कि हाँ मुझे ये लोन वापस देना है.